बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो है एनसीईआरटी जो है कक्षा 6, 7, 8 का जो है इसको हम पाठ्यक्रम पर आधारित जो है सो देखेंगे। और यह चैप्टर वाइज है, ठीक है। और इससे पहले जो 1 से लेकर 16 तक जो है सेट खत्म कर चुके हैं मेरे साथियों। अगर आप लोग अगर सेट अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको सारे सेट रुक्मिनी का और किरण का ये सारे सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 6, 7, 8 का जो सो देखेंगे। उसके बाद एससीईआरटी को देखेंगे। इसमें तीनों विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये तीनों विषय इसमें आपको देखने को मिलेगा बारी बारी से, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के 6, 7, 8 का हम देखेंगे। सबसे पहले हम 6 से स्टार्ट करते हैं, क्लास 6 से इतिहास, ठीक है। सबसे पहले है हमारे अतीत के बारे में जानना है, ठीक है। तो अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 में पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन हो जाता है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में लोग जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। और प्राकृतिक भाषा भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है। इसके प्रयोग का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक माना जाता है, ठीक है। और मेरे साथियों आपको बता देते हैं कि आप बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि टोटल आपको चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज हम करा देते हैं आपको, ठीक है। जिससे बहुत सारी क्वेश्चन इसमें है, थोड़ा में नहीं बहुत सारी क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृत भाषा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। तो ऋग्वेद की भाषा मेरे साथियों यह है संस्कृत, ठीक है। और ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो मेरे साथियों कृषि का वर्ष जो है, कृषि का आरंभ जो है यह 7500 वर्ष पूर्व माना जाता है। कृषि की दृष्टि से नवपाषाण काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। नवपाषाण काल की अवधि जो है 7500 वर्ष ईसा पूर्व से 1710 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह माना जाता है कि नवपाषाण काल में 7500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य पूर्व, इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन में कृषि आरंभ हुई थी, क्या ये 4 देश में सबसे पहले कृषि आरंभ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7500 वर्ष पूर्व। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडस, ठीक है। इंडिया अर्थात इंडस, यूनानियों ने इंडस सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। अतः आज भारत के लिए इंडिया शब्द यूनानियों की देन है। याद रखिए मेरे साथियों, यह यूनानियों की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया शब्द इंडस शब्द से बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष की गणना किसकी जन्म की तिथि से की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। मेरे साथ याद रखिएगा कि वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख, जबकि बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का तारीख। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति इतिहास का कहलाता है। एक इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में पढ़ता और लिखता है और उस पर एक अधिकार के रूप में माना जाता है। इतिहासकार मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं के निरंतर व्यवस्थित वर्णन और शोध के साथ साथ सभी इतिहास के समय के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा अतीत का अध्ययन इतिहासकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों अब आते हैं अध्याय 2 पे, ठीक है ना। अध्याय 2 में जो है इसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अध्याय का नाम हो जाता है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष
किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? किस पाषाण स्थल में पाए जाते हैं? तो यह वर्गाकार या आयताकार मकानों के लिए अवशेष मेहरगढ़ नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। मेहरगढ़ 6500 से 5500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के सबसे पुराने नौपाषाण स्थलों में से एक है। यह पूर्व हड़प्पा काल के दौरान शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई? पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत जो हमें साथियों यह हुई थी 8000 साल से पहले। कुत्ता को पूर्वी एशिया में लगभग 15000 वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया था। बकरियां तथा भेड़ें लगभग 8000 वर्ष ईसा पूर्व में एशिया में पालतू बनाई गई थी। ठीक है, सुअर 8000 वर्ष पूर्व पहले मध्य एशिया व चीन में पालतू बनाए गए थे। तो यह जो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत जो है 8000 साल से शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष का है? पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 12000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। समय के इस लंबे खंड को निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास के 99% हिस्से को कवर करती है। तो मेरे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख से 12000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? किस काल में घटित हुई है मेरे साथियों? तो वही क्वेश्चन आ गया कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण में घटित हुई है। पूरा पाषाणिक कालीन संस्कृतियां भूवैज्ञानिक युग में फली फूली, जिसे प्लेस्टोसिन कहा जाता है। प्लेस्टोसिन। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, इसको आंसर खोजने में थोड़ा सहायता होगा। आगे चलते हैं कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है कि इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए कोड में सही उत्तर को चुने। सही उत्तर को चुना है मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, केवल 1 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर ऑप्शन है औजार पॉलिश किए जाते थे। औजार पॉलिश किए जाते थे। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प को चुने। तो इसका जो है दोनों 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अध्याय 3 में। ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा बहुत कम क्वेश्चन है। तो अध्याय 3 में जो है सो आरंभिक नगर दिया गया है। ठीक है, और सारे जो है एनसीईआरटी का मेरे साथियों क्वेश्चन है, ना कि एससीईआरटी का आपको भी आगे अगले नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ इतिहास का एससीईआरटी का करा देंगे 6, 7, 8 का। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले? किस प्रकार के बर्तन मिले थे? तो वह जो बर्तन जो मिला था, तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी के बर्तन मिले थे। ठीक है, वह मिट्टी के बर्तन मिले थे। नवपाषाण युग में खाना पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तन की आवश्यकता थी। इसलिए हाथ से बने बर्तन शुरुआत चरण में पाए गए थे। क्योंकि नवपाषाण युग में अनाज की खेती और जानवरों के पालन के साथ कई आर्थिक गतिविधियां अपनाई गई थी। उन्होंने ऐसे बर्तन बनाए थे जिनमें वे अपना खाद्यान्न और दूध जमा कर सके। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन बने हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। तो मेरे साथियों, जमीन में खोदे गए गड्ढे वाले घर बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं। बुर्ज होम नौपसान स्थल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के कश्मीर घाटी में स्थित है। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जमीन के नीचे मिले थे। कहता है बुर्ज होम किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं, तो जमीन के नीचे मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले थे। मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व में। ठीक है, मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नौपसान स्थल है जिसने खाद्य संग्रह चरण से खाद्य उत्पादन चरण तक संक्रमण प्रक्रिया को समझने में बहुत मदद की, और नौपसान काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, याद रखिए मेरे साथियों कि नौपसान काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला था, और फसल उत्पादन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला है, जिसमें जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं। मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7000 वर्ष पूर्व। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे साथियों कि पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शव को क्या कहा जाता है। जो पिरामिड जो होता था दफनाए गए शव को, उसे क्या कहा जाता था। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फेरोगनों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल है, जिसमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मम्मी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घर सामान्य रूप से एक मंजिले होते थे हड़प्पा का। इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी। इसके नीचे दिए गए कोड के विकल्प को चुनिए। तो मेरे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, केवल 2 सही है। इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियों जो है सो मिली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तांबा ईरान, टीन ओमान, सोना कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है केवल 3 इसका राइट आंसर होगा। टीन जो है ओमान में मिला था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अध्याय 4 को पढ़ना है। ठीक है, अध्याय 4 में तो ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन ही मिलेगा। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। बहुत अच्छा चैप्टर है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो कहाँ यहाँ पर कहता है सबसे पुराना वेद। तो सबसे पुराना वेद हो जाता है ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सूक्त। क्या कहा जाता था, यह कहा जाता था सूक्त। और ऋग्वेद में उल्लिखित प्रार्थनाओं का सूक्त कहा जाता था, जिसमें 228 सूक्त है। और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। यह वेद का सबसे पुराना रूप है और सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ में 1800 से 1100 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा सूक्त। आगे क्वेश्चन है ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस ऋतु में, तो मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर 1 विश्वामित्र। और ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है और 2 नदियों ब्यास और सतलुज को देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद के कुछ स्रोत संवाद के रूप में है। यह एक ऐसे स्रोत का हिस्सा है कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि और 2 नदियों ब्यास और सतलुज के बीच एक संवाद है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विश्वामित्र। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। चरक ने कौन सा पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक संहिता।
चरक संहिता आयुर्वेदाचार्य चरक मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। और चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक संहिता। आगे क्वेश्चन है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है। कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो चरक ने मानव के शरीर में रचना का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि मानव के शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियां मौजूद होते हैं। मानव शरीर जन्म से लगभग 270 हड्डियां से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो लिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला कहता है कि राजा के पास लोगों से एकत्र करने की शक्ति थी। कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा के पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसको ऑप्शन पर चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। लेकिन ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के स्तर में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित है, जिसमें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया और जो विभिन्न अनुष्ठानों को सम्मान करवाता था। दूसरा वर्ग राजाओं का था। ठीक है, और इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे और न महल और सेनाएं थी और न ही वे एकत्र करते थे। तो सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन दिया गया है 4। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरक संहिता के बारे में, तो इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक की थी। वह बताते हैं कि मानव के शरीर में 360 हड्डियां होती है। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनें। तो उसके अनुसार से जो है 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्होंने औषधि पर चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में वो बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होते हैं। हड्डियों का यह संख्या 200 हड्डियों की तुलना में बहुत बड़ी संख्या है, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में स्वीकृत संख्या है। चरक की यह गणना दांत, जोड़ों और उपस्थियों की गिनती से होती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1 और 2 दोनों सही है। तो आगे चलते हैं मेरे साथियों। अगला अध्याय है 5वां अध्याय। 5वां अध्याय है राजा और एक प्राचीन गणराज। बहुत अच्छा चैप्टर है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी जो है, सारथी होता था उसका सहचर। ठीक है, और सहचर वह जो साथ चलता हो तथा साथ चलने वाला साथी या हमराही। ठीक है, यहाँ उसका कहना है कि सहचर वह होता है जो साथ चलता हो और साथ चलने वाला साथी या हमराही हो। तो उसको क्या कहता था? सारथी कहलाता था। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता था। तो याद रखिएगा, राजा का सहचर सारथी होता था। आगे क्वेश्चन है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ? महाजन पदों का उदय कब हुआ? तो महाजन पदों का उदय जो है 700 से 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और महाजन शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से हैं, जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद राजनीतिक इकाइयाँ थीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार देश के प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 से 600 ईसा पूर्व। आगे क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो वो था राजगिरी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट सही है। आगे है कि अजातशत्रु कहाँ का शासक था? अजातशत्रु जो था वो कहाँ का शासक था? तो वो था मगध का, वह मगध का शासक था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बता देते हैं कि अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। ठीक है, और इस प्रकार जिस अजातशत्रु मगध राज्य का राजा था, उसने अंग, लिच्छवी, बज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा मगध का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो है
बिंबिसार ने किया था, तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी, वह गौतम बुद्ध का समकालीन था। और बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 992 ईसा पूर्व हर्यक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने नए राजगिरी नगर का निर्माण कराया था। तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नीचे दिए गए कोड पर सही विकल्प को चुनिए। मेरे साथ ये दोनों सही है, ठीक है। महिलाओं और शूद्र दोनों को वेदों का अध्ययन करने की कोई अनुमति नहीं थी और वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ठीक है। तो पुरोहित लोगों के 4 समूहों में विभाजित किया गया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उन्हें उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था। दूसरे स्थान पर शासक थे जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। तीसरे वर्ण विष या वैश्य थे और अंतिम जो शूद्र थे। तो महिलाओं को प्रायः शूद्र के साथ ही वर्गीकृत किया गया था। और पुरोहित ने भी यह भी कहा था कि समूह जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे। उदाहरण के लिए यदि किसी के पिता और माता दोनों ब्राह्मण थे तो वह अपने आप ही ब्राह्मण हो जाता था। इसी तरह के और भी उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला अध्याय पर चलते हैं। अगला अध्याय है 6। अगला 6 अध्याय है। तो 6 नए प्रश्न नए विचार, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के कौन सा संस्थापक था साथ बताइएगा। तो बौद्ध धर्म के सिद्धार्थ थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और वे शाक वंश के थे। और गौतम ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिद्धार्थ थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे। मेरे साथियों, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में, ठीक है। और गौतम बुद्ध लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध ने अपने पहला उपदेश यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गाँव में दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कहता है संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले महान विद्वान कौन थे। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने महान विद्वान कौन थे, तो बताइएगा मेरे साथियों। तो वह थे पाणिनि, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। और महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण रचना की है। और महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण ज्ञाता हुए। इनसे व्याकरण का नाम अष्टधाई है। व्याकरण का नाम जो है अष्टधाई है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सशस्त्र सूत्र है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 पाणिनि। आगे चलते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी। तो जैन धार्मिक ग्रंथ अर्थात 12 अंक का पहला संकलन श्वेतांबरों द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लवी में आयोजित दूसरी जैन प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वल्लभी, ठीक है। जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी जाती थी वल्लभी में। देखिए वल्लभी जिसे केवल वल्लभी भी कहा जाता था, गुजरात राज्य के भावनगर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था। तो जैन धर्म का महाव्रत मुख्य जो कौन सा था। तो ब्रह्मचार्य को अलग से महाव्रत के रूप में सम्मिलित करने के जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को कोई अंतर नहीं पाया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मचर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मचर्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। नीचे दिए कोड में सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सुत्त पिटक में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं भी थी। तो नीचे दिए कोड का सही विकल्प
चुनिए। इसका सही विकल्प होगा 1 और 2 दोनों जो है, ये 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अध्याय 7, अध्याय 7 को पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट है जिसे युद्ध का त्याग किया। जिसने क्या किए? युद्ध का त्याग किए थे, साथ याद रखिएगा। तो अशोक ने युद्ध की नीति को किस युद्ध के बाद त्याग किया था? तो उन्होंने किस युद्ध के बाद त्याग किया था? तो किए थे कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद जो है उन्होंने सारे युद्ध को त्याग दिए थे। तो अशोक ने भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया, जो कि जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। युद्ध में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, जहां 1 लाख सैनिक और नागरिक मारे गए। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी और बुद्ध की शिक्षा अहिंसा को अपना लिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कलिंग युद्ध। आगे है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया, जब उन्होंने मगध और उत्तर पश्चिमी मैसिडोनियन क्षत्रपों के राज को जीत लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था? ठीक है, तो अशोक के राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग हुआ था। ठीक है, 8 वर्ष बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख जो है अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, प्राकृत भाषा था लेकिन लिपि ब्राह्मी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? वर्तमान उड़ीसा राज्य प्राचीन काल के कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले नंद वंश के शासक महापद्मनंद के सम्राट का एक अंग था। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा जो है कलिंग का आधुनिक नाम है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। तो नीचे के कोट का सही विकल्प चुनिए। तो मेरे साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। आगे है अध्याय 8। अध्याय 8 जो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो दक्षिण भारत तमिलनाडु क्षेत्र बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? तो भूस्वामियों को जो बेल्लार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? बेल्लार कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और साधारण हल चलाने वाले लोग उझावर के रूप में जाना जाता था। और भूमिहीन मजदूर को, जिसमें दास भी शामिल थे, कैदेशियार और अदीमय के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे को जाना कि तमिलनाडु क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता है कैडेशियार। ठीक है, क्या कहा जाता था? कैडेशियार। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सबसे जो पुराने सिक्के थे उसे आहत सिक्का कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पंच चिन्हित सिक्के वो आहत सिक्के भी कहा जाता था। तो भारत के शुरुआती सिक्के का एक प्रकार है जो आकार के में अनियमित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी? कुषाणों की सबसे दूसरी राजधानी कौन थी? तो वो था मथुरा। कौन था? मथुरा। तो कुषाण वंश की 2 राजधानियाँ उत्तरी भारत में पुरुषपुरा यानी पेशावर और मथुरा में शासन किया। पहली शताब्दी ईस्वी में कुजुला कड़फिसिस ने कुषाण वंश की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि बलयकूप किसके लिए प्रयुक्त था? बलयकूप किसके लिए प्रयुक्त था? तो यह जो हो जाएगा मेरे साथियों, तो बलयकूप इनमें से सभी है। ठीक है, बलयकूप के सक्षम मौर्य युग में मिला है। इस बलयकूप का प्रयोग नाली, कूड़ेदान और
गुसल खाना के रूप में किया जाता था। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिल क्षेत्र में बड़े किसानों का कैडिशियर के रूप में जाना जाता था और तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को बेलसार के रूप में जाना जाता था। तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है, और केवल एक होगा, क्योंकि तमिलनाडु क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कैडिशियर के रूप में जाना जाता था। केवल एक सही है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी, एक सही नहीं है मेरे साथियों, कैडिशियर मजदूरों को कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सुन लीजिए, फिर से आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु से बड़े जमींदारों को कैडिशियर नहीं बल्कि मजदूरों को कैडिशियर कहा जाता था, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि बल्लेदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये बल्लेदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसा दिखाई देते हैं। इस प्रकार का बल्लेदार सामान्य कुआं रूप से राजा के घर में पाया जाता था। नीचे से कोट का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन पर चलते हैं, तो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कहता है अरिके मेडु कहाँ की तटीय बस्ती था? अरिके मेडु कहाँ की तटीय बस्ती था? तो ये था पुडुचेरी का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अध्याय 9 में। अध्याय 9 को आज देखेंगे और उसमें है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। पहला क्वेश्चन है पांड्यों की राजधानी था। पांड्यों की राजधानी जो था मदुरै था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री था। कौन था चीनी तीर्थयात्री? तो वो था फाहियान, इत्सिंग, वेंगसांग। वे तीनों के तीनों थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? तो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो था वो था थेरवाद, ठीक है। थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और पारंपरिक शाखाओं में से एक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण जो थे वो थे कनिष्क, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके साम्राज्य की राजधानी था पुरुषपुरा, पेशावर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ डैश से है। रेशम मार्ग का शब्द अर्थ से है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी वस्त्रों को व्यापारिक अपने उत्पाद बेचते थे, उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहां शहतूत के पौधे की खेती की जाती थी। तो ऑप्शन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन जो है सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। सही कोड को चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। उनके साम्राज्य की राजधानी था पुरुषपुरा, ठीक है। पुरुषपुरा पेशावर थी। उसके साम्राज्य उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुषाण शासक कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। क्या था? उन्होंने बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। तो सही विकल्प का चुनिए। तो सही विकल्प जो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। तो
पहला कहता है कि भक्ति धारणा भगवत गीता में मौजूद थे। शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते थे, तो सही कोड का विकल्प चुनें। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है ना। भक्ति की धारणा भगवत गीता में मौजूद थी, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब है अध्याय 10। अध्याय 10 में नए साम्राज्य और राज। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो थे कालिदास थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिसेन था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। अगला क्वेश्चन है दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12, ठीक है। और दक्षिणी पथ के 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के अपने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से शासन करने की अनुमति दी गई। और समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के एक शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 हो जाएगा। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनकी दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र को प्राकृत भाषा में लिखा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल एक उसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था। प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था, वो था व्यापारी समूह का नेता, क्या व्यापारी समूह का नेता था। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अब अध्याय 11 पर आते हैं। इमारतें, चित्र तथा किताबें। पहला क्वेश्चन है शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये इलांगो अडगिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासन सेन गुट्टवन के भाई इलांगो अडगिल ने लगभग ईसाई की 2री-3री शताब्दी में की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रोलिंग क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेदिका, ऑप्शन नंबर 1 वेदिका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार एक धरोहर और विजय मीनार है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। यह नई दिल्ली भारत के मेहरौली क्षेत्र में यूनेस्को का विश्व धरोहर में स्थित है। अगला है कि मेघदूत की रचना किसने की? तो मेघदूत की रचना जो की थी वो बाणभट्ट ने की थी, ठीक है। पुराने सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, महिलाओं के शूद्रों सहित सभी सुनने के लिए। मेघदूत की रचना जो है कालिदास ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत संस्कृत के प्रसिद्ध कवि एक नाटककार कालिदास द्वारा रचित है। जैसा कि नाम से पता चलता है मेघ ने दूत का कार्य किया, ठीक है। तो मेघदूत का राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों को पढ़ने की अनुमति किससे नहीं थी? स्त्रियों की, शूद्रों को, क्षत्रियों को, 1 और 2 दोनों को। तो वेदों की पढ़ने की जो थी वो अनुमति नहीं थी स्त्रियों को और शूद्रों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेय कलई किसके द्वारा रचित था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतनार, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सतनार। और मणिमेय कलई एक अन्य महत्वपूर्ण तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना सतनार ने लगभग 1400 साल पहले की थी, ठीक है। इसमें कोबलन और माधवी की बेटी की कहानी का वर्णन है। यह सुंदर रचना कई शताब्दियों तक के लिए विद्वानों की नज़रों से ओझल रही है, जब तक कि उसकी पांडुलिपि की लगभग 100 साल पहले फिर से खोज नहीं लिया गया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो
चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कक्षा 7 का इतिहास। ठीक है, और यह एनसीईआरटी है। ठीक है, हमारे अतीत अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 का। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, मतलब खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए कौन सा मुस्लिम समुदाय था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुन्नी। याद रखिएगा, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला पहला था मुसलमान, वो सुन्नी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? शिकस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाएं से दाएं की ओर दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1154 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 1154। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? रहट का प्रयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अध्याय 2 पर। ठीक है, अध्याय 2 आते हैं नए राजा और उनके राज। सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा? सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा? तो सोमनाथ मंदिर को जो है सो महमूद गजनबी ने लूटा था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में मेरावल के पास प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटपाट की। महमूद गजनी अफगानिस्तान का जो है यामनी वंश का शासक था और लूटे गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण मालवा के परमारा राजा भोज और अनहिल बारा के सोलंकी राजा भीम देवम प्रथम ने 1026 ईस्वी से 1042 ईस्वी के बीच करवाया था। ठीक है, भीम देव है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी जो लिखी थी वह कलहन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 से 92। तो त्राइन का युद्ध जो है, त्राइन का युद्ध सरहिंद भटिंडा वर्तमान पंजाब में है। 1991 और 1992 में लड़ा गया था। तो त्राइन का प्रथम युद्ध जो था वह राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से जो है पराजित कर दिया था। ठीक है, और त्राइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर विजय हासिल की थी। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो किस चोल शासक द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राजराज प्रथम। आगे है दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो किनके सामंत थे? तो वे थे कर्नाटक और चालुक्यों के सामंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका। उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था। नीचे दिए कोट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही था। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि करों के प्रकारों के बारे में चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। कदम एक भूराजस्व था। नीचे दिए कोड का सही विकल्प को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 जो है सो सही है। कदम एक भूराजस्व था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में कथनों पर विचार करें। कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था और प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसका कोड सही विकल्प क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं अध्याय 3 से। अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान
रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर कब बैठे थे? रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर कब बैठे थे? तो उन्होंने बैठे थे 1236 ईस्वी में, ठीक है। और रजिया सुल्तान जो है शम्स उद दीन इल्तुतमिश की पुत्री और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एकमात्र महिला थी। वह मालुक गुलाम दास राजवंश से संबंधित थी और 10 नवंबर 1536 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया, ठीक है। आगे क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी में अपने असफल के अभियान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 में सांकेतिक मुद्रा जारी किया, अर्थात पीतल और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे जिसकी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कहता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो ये हो जाएगा लोधी वंश, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोधी वंश हो जाएगा। लोधी वंश राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बहलोल खान लोधी ने की थी और दिल्ली सल्तनत का कालानुक्रमिक क्रम 1206 से 1526 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है हौज खास शाही टंकी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को, ठीक है। मोरक्को जो है मोरक्को से भारत में आया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कहता है केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है। आगे चलते हैं। आगे अध्याय 4 मुगल साम्राज्य, ठीक है। क्वेश्चन है अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था मेरे साथियों? तो इबादत खाना का जो है सो निर्माण जो है सो वह कराया गया था फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुर्रम किसका पुत्र था? खुर्रम किसका पुत्र था? तो खुर्रम जो था जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। खुर्रम जहांगीर का पुत्र था। इसका आगे चलते हैं कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहोम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा अहोम। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1526 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाबर के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। तो ऑप्शन 1 कहता है 1494 में फरगना का सिंहासन पाने वाले सफल हुआ था। 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इक्ता। क्या हो जाएगा? इक्ता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अध्याय 5 पे। अध्याय 5 है शासक और इमारतें। पहला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी? पहली मंजिल किसने बनवाई थी? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और अन्य का निर्माण इल्तुतमिश ने 1229 में आपस में करवाया था, ठीक है। 1229 के आसपास करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। कुतुब मीनार भारत के नई दिल्ली महरौली क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आगे चलता अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर में निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा राजा धंग देव चंदेल, ठीक है।
राजा धंगदेव चंदेल, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो किस मुगल शासक ने करवाया था? वो करवाया था शाहजहां ने। जामा मस्जिद 1644 और 1556 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा या दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में जाना जाता है। यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रा दूरा क्या है? पित्रा दूरा क्या है? तो यह संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनाया गया था? हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार निर्माण किया गया था? पहली बार निर्माण किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार फ्रांस में निर्माण कराया गया था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अध्याय 6। अध्याय 6 है नगर व्यापारी और शिल्पकार। नगर व्यापारी और शिल्पकार हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटी में स्थित है? हम्पी नगर कौन सी घाटियों के स्थित है? तो इसको ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन है कृष्णा, तुंगभद्रा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदी पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि बीदर के शिल्पकार किस जराई के काम के लिए प्रसिद्ध है? बीदर की शिल्पकार किस जराई के काम के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा दोनों हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? मक्का का प्रस्थान द्वार जो है सूरत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है और इसके जिस निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसालों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कहता है कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं। आगे अध्याय 7 है। आगे अध्याय 7 है जनजातियाँ खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहला क्वेश्चन कहता है कि गख्खर लोगों के मुखिया का कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो था मनसबदार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? तो सबसे शक्तिशाली जनजाति था बलौच। उत्तर पश्चिम रहने वाली सबसे शक्तिशाली जनजाति बलौच था, ठीक है। बलौच या बलूच दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में बलोचिस्तान प्रांत और ईरान के चिस्तान व बलोचिस्तान प्रांत में बसने वाली एक जाति है और मुसलमान में इसको उच्च दर्जे की जाति माना जाता है। और ये बलोच भाषा बोलते हैं जो ईरानी भाषा परिवार की एक सदस्य है और जिसमें अति प्राचीन अवस्था भाषा की झलक मिलती है। और का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1591 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1591 ईस्वी में। आगे है। अगला क्वेश्चन है कि अहोम राज के लिए जिन लोगों में जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? वो जो पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गख्खर जनजातियों का प्रमुख कमाल खान गख्खर था और यहाँ पर जो है मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा इसे मनसबदार बनाया गया था। तो इसको विकल्प पर जाना है, ऑप्शन पर जाना है। केवल जो ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल 1 सही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
आगे है अध्याय 8। अध्याय 8 में ईश्वर से अनुराग। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की संस्था का निर्माण कब किया था? तो कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1699 ईस्वी में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने 10 गुरुओं में अंतिम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म में कई बदलाव किए। 1699 में खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी और उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ को इंसान की बजाय अपने उत्तराधिकारी घोषित किया। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब हमेशा के लिए सिखों के मार्गदर्शक बने रहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1699। आगे क्वेश्चन है, गैनार समुदाय के लोग किनकी भक्ति करते थे? किनकी भक्ति करते हैं? तो ये करते थे शिव की। किनकी भक्ति करते थे? ये शिव की भक्ति करते थे। आगे है 1606 में सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। मृत्युदंड दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? वो था गुरु अर्जुन देव। ठीक है, मृत्युदंड जो दिया गया गुरु अर्जुन देव को दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो संग्राम शाह की उपाधि जो है ये गोंड राजा अमन दास ने किए थे। ठीक है, गोंड राजा अमन दास, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने बाइबिल के अनुवाद किस भाषा में किया था? तो बाइबिल का अनुवाद जो है उन्होंने जर्मन भाषा में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो किस भाषा में किए थे? तो उन्होंने जो है अवधी भाषा में किए थे। ठीक है, तो रामचरितमानस को मौखिक रूप से अवधी भाषा में लिखा गया। इस कृति के कुछ लोगों द्वारा संस्कृत महाकाव्य रामायण की घटनाओं को काव्यात्मक पुनः कथन माना जाता है। इसकी रचना 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति धारा के कवि तुलसीदास जी ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा अवधी, ऑप्शन नंबर 4 अवधी भाषा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कहता है अलवार तथा नैनार संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलवार और नैनार, ठीक है, तो 63 नैनार और 12 अलवार संत थे। ठीक है, और दिव्य प्रभु धाम में नैनार के गीत संकलित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, 63 नैनार और 12 अलवार संत थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सूफी संत के कृषि सिलसिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला यह शिलालेख शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था। तो दिए गए कोड का सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 जो है दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं अध्याय 9 पे। अध्याय 9 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण अध्याय 9 है। तो चलते हैं अध्याय 9 में। पहला क्वेश्चन है द चोला, दो चोला और चौचाला स्थापत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है बंगाल से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मणि प्रवालम क्या है? मणि प्रवालम क्या है? तो यह है लेखन शैली। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? लेखन शैली। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? चारण भाट कौन लोग हैं? तो ये कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पे हुआ? तो किस जगह पे हुआ था? वो होता है हिमाचल में। ठीक है, क्या हुआ था? वो होता है हिमाचल में। आगे क्वेश्चन है मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? ठीक है, तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा बंगाल। ठीक है, बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल एक सही होगा। ठीक है, यह मलयालम भाषा में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, केवल जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। आगे अध्याय 10 है। अध्याय 10 है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो क्वेश्चन कहता है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? कहाँ की सूबेदारी मिली थी मेरे साथियों? तो बताइएगा। वो मिले थे गुजरात की। कहाँ की सूबेदारी मिले थे? तो वो मिले थे गुजरात के। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर को कब मार दिया गया? बंदा बहादुर को कब मार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1716। फरवरी 1716 को 794 सिखों के साथ वह दिल्ली लाए गए, जहां 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में 100 की संख्या में सिखों की बलि दी जा रही। तो 16 जून को बादशाह फर्रुख सियार के आदेश से बंदा सिंह तथा उनके मुख्य सैन्य अधिकारियों के शरीर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1716। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 1716 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब बोला? नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कब बोला था? वो बोला था 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1739। अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि जाटों के अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाया था? कहाँ बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीग। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दीग में बनवाया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहता है सिंधिया जो है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कहता ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ा, बड़ौदा, भोसले, नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है कक्षा 8 का इतिहास हमारा अतीत। ठीक है, और NCERT कक्षा 8 इतिहास को लेकर चल रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन है अध्याय 1 से कब और कहाँ कैसे कहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखित है? तो ये जो है जेम्स मिल के द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली क्रांति कब हुई? भारत में पहली क्रांति जो हुई थी 1857 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? तो वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो वो जो है कहा जाता है अभिलेखागार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रेमेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका रेनेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को जो है 3 कालों में विभाजित किया गया है। और कौन कौन है? सुनिए कौन कौन है इसके 3 काल कौन कौन है? तो इतिहास का इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वह कब बनाया गया था मेरे साथियों? यह बनाया गया था, ठीक है, और यह जो बनाया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1926 में। ठीक है, 1926 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था मेरे साथियों? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में कथनों पर विचार करें।
इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में की गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास में 3 भागों में विभाजित किया गया था। नीचे कोड का सही उत्तर दीजिए। फिर साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 1 और 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अध्याय 2 है क्लास 8 का हिस्ट्री। अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका पहला क्वेश्चन है, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कोलकाता का पुराना नाम क्या था मेरे साथियों? वह था कैलकटा। कैलकटा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलकटा। ठीक है ना। कोलकाता बंगाली शब्द काली क्षेत्र से आया है, जिसका अर्थ है देवी काली की भूमि। इसका अर्थ है देवी काली की भूमि। इसकी जड़ें हिंदू देवी काली में है, जिन्हें मूल रूप से काली क्षेत्र काली का स्थान रूप में माना जाता है। शहर के आधिकारिक तौर पर 2001 में कोलकाता नाम अपनाया गया। ठीक है, कोलकाता नाम दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैलकटा। आगे क्वेश्चन है कि नवाब मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खां ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया। उसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। और मुर्शिद कुली खां, जिन्होंने मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है, यह सूर्य नारायण मिश्रा के रूप में पैदा हुए और बंगाल के पहले नवाब थे, जिन्होंने 1717 में से 1727 तक सेवा किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था? अंग्रेजी शासक कौन था? तो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कंपनी के शासन के समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, जिन्होंने 1757 मुर्शिदाबाद में नवाब की हत्या के बाद 1758 ईस्वी में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने 1764 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को भारत बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब वाजिद अली शाह और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ने के लिए एक साथ आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 22 अक्टूबर 1764। आगे क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? तो बक्सर की लड़ाई में जो है मीर कासिम हारा था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई थी? मेरे साथियों, पहली अंग्रेजी कारखाना 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना लिया। ठीक है, 1696 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1651 ऑप्शन नंबर 1। आगे है भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? भारत समुद्री मार्ग की खोज जो है 1498 ईस्वी में हुई थी। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। वह मई 1498 में अफ्रीका के आसपास नौकायन करके भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है कि विलय नीति किसने चलाई थी? तो विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो बने थे सिराजुद्दौला ऑप्शन नंबर 2। 1756 में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वह बंगाल के अंतिम स्वशासित नवाब थे। आगे क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली? रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली? तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में वह मृत्यु कथित तौर पर आत्महत्या की थी। लेखक सैमुअल जॉनसन ने उनकी मृत्यु के बारे में लिखा कि उन्होंने ऐसे अपराधों से अपना भाग अर्जित किया था कि उन्होंने चेतना ने उन्हें अपना गला काटने के लिए मजबूर किया था। इतिहासकारों ने उन्हें भारत में अंग्रेजी राज्यों का वास्तविक संस्थापक कहा है। और प्लासी की विजय के उपरांत कंपनी ने क्लाइव को सेंट डेविड के गवर्नर पद के स्थान पर बंगाल के गवर्नर के पद दिया और इस पद पर वह 1757 से 1760 तक रहा। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1774 में आत्महत्या कर लिए थे। आगे क्वेश्चन है फोर्ट जेम्स जॉर्ज एवं फोर्ट विलियम को उन्होंने
संबंध बस्तियों को चिन्हित करे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, मद्रास और कोलकाता ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है कि मैसूर राज्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मैसूर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन पर चलते हैं। 1 और 2 दोनों सत्य नहीं है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य नहीं है। आगे चलते हैं। अब है अध्याय 3। अध्याय 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना है। पहला क्वेश्चन है ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे विलियम मॉरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विलियम मॉरिस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन थे। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन थे, निजी रैयती। आगे ऑप्शन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, निजी और रैयती दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी। जबरन खेती कौन कौन सी फसलें आती थी। तो जबरन खेती में मेरे साथियों कॉफ़ी, तंबाकू और चाय तीनों आते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती थी। मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पे होती थी। तो यह जो मेरे साथियों तो यह होता था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। आगे है अगला क्वेश्चन है कि गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था। भू राजस्व क्या कहलाता था। तो वह जो है महलबारी कहलाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि महलबारी को लागू कब किया गया था। तो महलबारी को जो लागू किया गया था 1822 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1822। आगे क्वेश्चन है कि रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था। कितने प्रतिशत नील उगाना पड़ता था। कम से कम 25% नील उगाना पड़ता था भारत के। आगे क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा। कब अकाल पड़ा था मेरे साथियों। इसका जो अकाल जो पड़ा था वो बंगाल में 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1770 में बंगाल महाविनाश हुआ। बंगाल का अकाल वास्तव में एक अकाल था जिसमें 1769 और 70 के दौरान बंगाल क्षेत्र को तबाह कर दिया और 30 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ किसी देश की उद्योग अर्थव्यवस्था में सामान्य धीमी दर की तुलना में त्वरित अनुक्रमण में परिवर्तन है। ठीक है, सर्वप्रथम फ्रांस के जॉर्ज मिशेलेट और जर्मनी के फ्रेडरिक एंगेल्स ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी 1780 से 1850 की अवधि के दौरान इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड। ठीक है, तो 4 इंग्लैंड हो जाएगा। आगे है फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की। तो दास प्रथा कब समाप्त की, वो की थी 1794 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार था। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार था, वो था थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 है आदिवासी ड्यूकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो मध्य भारत में बस्तर जो विद्रोह हुआ था उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1910 में किया हुआ था। ठीक है, बस्तर विद्रोह जिसे भूमकाल आंदोलन भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। 1910 में मध्य भारत के बस्तर रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा डैश के निवासी थे। बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे साथी। बिरसा मुंडा थे छोटा नागपुर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1876 में। ठीक है, और बिहार के दक्षिण क्षेत्र अब झारखंड में रांची में 1899 से 1900 में हुआ था। ठीक है, मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो 1899 से 1900 में हुआ था। और बिरसा मुंडा एक नए धर्म के संस्थापक वीर साहित्य भी थे।
उनके प्रयासों से 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट लागू किया गया, जिसने आदिवासी लोगों को गैर आदिवासियों की भूमि पारित होने का प्रतिबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1876 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं कि मुंडा विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। इसका यह जो पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था, यह 1899-1900 में हुआ था। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे बिरसाइत कहा जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको राइट आंसर जो हो जाएगा केवल एक सही होगा। ठीक है, केवल एक सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है झूम खेती किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो साथियों, झूम खेती जो है कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना और स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक आदिम मानव प्रकार की कृषि है, जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती थी। जब तक मिट्टी उर्वरता रहती थी तब तक भूमि पर खेती की जाती थी। इसके पश्चात इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देना, ठीक है, झूम खेती कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? मुंडा जनजाति समूह जो है छोटा नागपुर है। ठीक है, मुंडा एक जनजाति है। मुंडा एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है और झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और भारतीय राज्यों में भी है। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। आगे क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है साथियों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों पर पाबंदी, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रम सही होगा? कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, बर्ली विद्रोह है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो ये क्या जाता है? परती। आगे है, भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वह जो है राजस्थान में निवास करती है और भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं और भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है बेबर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बेबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुर्जर पंजाब, लबादी आंध्र प्रदेश, लद्दी कुल्लू, बकरवाल कश्मीर, नीचे कोड पर सही विकल्प को चयन कीजिए। सही विकल्प को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी ये सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब है अध्याय 5। ठीक है, अध्याय 5 कहता है जब जनता बगावत करती है। तो 1857 और उसके बाद जब जनता बगावत करती, बहुत अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन है कि मई 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू किया गया था मेरे साथियों बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। ठीक है, भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर 1। आगे है, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो कौन थे? एक थे युवा सिपाही, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण
क्या था मेरे साथियों? तो 1897 विद्रोह का तत्कालीन कारण ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 विद्रोह का नेतृत्व जो कुंवर सिंह ने बिहार के 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन है कि 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था? इसका गवर्नर कौन था साथियों? वो था लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी काल जो है 1848 से 1856 है, तो उस समय था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, और वे 1857 विद्रोह के प्रथम शहीद थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 34वें बंगाल पैदल सेना के सिपाही थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुई थी 18 जून 1858 को 23 वर्ष की आयु में ग्वालियर में लड़ते समय रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। हीरोज के अनुसार झांसी की रानी विद्रोही में एकमात्र मर्द थी, और 1878 में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में कर्नल मैक्सवेल लिखते हैं कि वो अपने देश के लिए जी और मरी, हम भारत के लिए उनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं। तो उनकी मृत्यु जो हुई थी 18 जून 1858 को। ठीक है, 18 जून 1858 को ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो समय 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत के सम्राट थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, जहां उनके 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहेब। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी चर्बी लगे कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल को कब से उपयोग किया जाना शुरू किया था? तो कब से उपयोग किया जाना शुरू किया था मेरे साथियों? तो बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1857 जनवरी 1857 ऑप्शन नंबर राइट आंसर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अध्याय 6 है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। आगे चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि 1850 के दशक में किसी दुनिया का कारखाना कहा जाता था? किसी दुनिया के कारखाना कहा जाता था? ये था इंग्लैंड को। ठीक है, 1850 के दौरान ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाने लगा, क्योंकि यह 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्रों के लिए अंगीकृत विनिर्माण और 1850 के दशक में अपने लोहे और इस्पात उद्योगों के विकास के कारण अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका। ठीक है, ढाका हो जाएगा। जामदानी बांग्लादेश में उत्पादित एक उत्तम मलमल का कपड़ा है। यह लोकप्रिय रूप से डकाई जामदानी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है कि 1882 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि का गठन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? मेरे साथियों, तो यह है जमशेदपुर में स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। टिस्को टाटा का सबसे बड़ा संयंत्र है। टाटा स्टील दुनिया का 10वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमशेदपुर। आगे क्वेश्चन है कि धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाले कचरा कहलाता है? तो वह जो है धातु मल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि धौकनी होता है। धौकनी क्या होता है? धौकनी जो है हवा फेंकने का यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है
विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया था? विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार जो किया था वो हेस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किनकी तलवार पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी? ठीक है, तो वह किनकी लिखी थी? तो टीपू सुल्तान की तलवार पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। और तलवार एक लेख भी है जिस पर लिखा है शासक की तलवार। और टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर निकनेम दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ स्थापित की गई है? तो यह की गई है बम्बई में। भारत की पहली सूती मिल बम्बई में स्थापित की गई है। बम्बई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बम्बई शिपनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई 1853 को काबसी नाना भाई डाबर ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि औरंग मध्यकालीन भारत में डैश के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहाँ गोदाम है माल एकत्र किया जाता है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अब चलते हैं अध्याय 7 से। ठीक है, अध्याय 7 है कि देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 1783 ईस्वी में किसे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि सीखने के स्थान को अरबी भाषा में कहा जाता है। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों बताइएगा। तो उसको कहा जाता है मदरसा। अरबी भाषा मदरसा कहा जाता है। ठीक है, और मदरसे का शाब्दिक अर्थ जो होता है अध्ययन का स्थान, और यह किसी भी स्कूल को संदर्भित करता है, चाहे वह धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, और इसका मूल दरसा से पता चलता है उसने बार बार पढ़ा या उसने अध्ययन किया। और मदरसा की परिभाषा एक मुस्लिम कॉलेज, विश्वविद्यालय या स्कूल से है। ठीक है, आगे चलते हैं कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? वह किया गया था 1791 में। और 1791 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1791 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को क्या कहा जाता था? वो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राच्यवादी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन किस वर्ष शुरू की थी? किस वर्ष शुरू किए थे मेरे साथियों? तो वह किए थे 1901 ईस्वी में। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 22 दिसंबर 1901 को शांति निकेतन में अपने सबसे बड़े बेटे सहित 5 बच्चों को इतने ही शिक्षकों के साथ अपना स्कूल खोला था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1901। आगे क्वेश्चन है कि शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? मेरे साथियों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह जो क्या था शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह किनका कथन है? यह किनका कथन है? यह महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को पश्चिमी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ देखने और उनकी संस्कृति के गौरव को नष्ट करना सिखाया है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह इस अंग्रेजी शिक्षा में एक विष था, यह विभस्त था। इसने भारतीयों को गुलाम बनाया और साथ ही उन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। इसने हमारा सुंदर वृक्ष को नष्ट कर दिया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने बोले थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के वुड के नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? यह वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर 4 वुड्स डिस्पैच। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वो व्यक्ति जो कई भाषा का जानकार और विद्यार्थी होता है क्या कहलाता है? तो वह भाषाविद कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों,
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 है महिलाएं जाति एवं सुधार। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी। वेद की स्थापना जो है सो कहाँ हुई थी, वो थी मद्रास में। ठीक है, मद्रास में हुई थी। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में मद्रास चेन्नई में किए गए थे और वेद समाज ब्राह्मण समाज से प्रेरित था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, वो थी 1833 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1833 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी मेरे साथियों। तो सती प्रथा पर रोक जो है 1829 में लगाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की कलकत्ता में स्थापना की थी, जो आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, आगे है विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था। किसके प्रयास से पास हुआ था, तो ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और ईश्वर विद्यासागर के प्रयत्नों से सन 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ था। तो वो था 1856 में। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ब्रिटिश भारत में हिंदू समाज मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1856। आगे है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है सतनामी आंदोलन किसने चलाया था। तो सतनामी आंदोलन जो है गुरु घासीदास ने 1820 के दशक में वर्तमान छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सतनामी घासीदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज का नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑप्शन पर। की भेलो की गे खाना है, बहुत समय हो खाए में, बहुत समय है गे।